जी प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करता चलूं कि सॉइल जो है वो क्या है, अनकंसोलिडेटेड अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। उसको हम नाम देते हैं सॉइल का। अनकंसोलिडेटेड मतलब भुरभुरा भुरभुरा जो अपर पोर्शन अर्थ क्रस्ट का, उसको हम नाम देते हैं सॉइल का। तो सॉइल क्या है, इसके अंदर डिफरेंट जो है प्रोसेसेस होते हैं, तब जाके ये फॉर्म होती है। इसमें जो मुख्तलिफ तरह के वेदरिंग प्रोसेसेस हैं, उसके बाद इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होती हैं। उसके बाद पेरेंट मटेरियल बनता है, पेरेंट मटेरियल से आगे मतलब सो ऑन जो है ना, ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इसको इफेक्ट करते हैं सॉइल फार्मेशन को। इसमें किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, और उसकी जो है फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इस की फार्मेशन को क्या कर इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है, आपको पता है कि जो सॉइल है ये रॉक से मिलके बनी होती है। और रॉक्स कैसे बनती हैं कि एग्रीगेट होता है मिनरल्स का। जब वो मिलते हैं मिनरल्स आपस में, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो रॉक्स बनती हैं। और रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, वो अभी आगे डिफरेंट टाइप्स की होती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। उनकी जब वेदरिंग होती है, डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं सॉइल का। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकि आपको रीड करने में आसानी है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। तो आप यहाँ पे देखें, रॉक्स एंड वेदर मिनरल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स एक्ट्स एज इनिशियल मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ये जो रॉक्स हैं और वेदर मिनरल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये वाटर के जरिए भी हो सकते हैं, ये विंड के जरिए भी हो सकते हैं, ये ग्लेशियर्स के जरिए भी हो सकते हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आगे वेदरिंग जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा उसने ब्रीफ किया हुआ है कि वेदरिंग जो प्रोसेस है ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो तीन टाइप्स है वेदरिंग की, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जिसमें डिसइंटीग्रेशन होती है और डिकम्पोजिशन होती है रॉक्स एंड मिनरल्स की। और वो क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो सिंपल कंपाउंड्स के अंदर जो है वो चेंज होते हैं। कम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड्स के अंदर जो है वो चेंज होते हैं। तो पेडोजेनिक प्रोसेसेस ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द पेरेंट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। तो डिफरेंट जो पेडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको चेंज कर को, जिसमें या तो कोई चीज ऐड होती है, या लॉस होती है, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, या क्या करते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। या ऐड होती है, या क्या करती है, लॉस होती है, एडिशन होता है, या रिमूवल होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या एक जगह से दूसरी जगह वो जो चीज है वो ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से जो पेरेंट मटेरियल है उसके अंदर चेंजेस आती हैं कि एक जगह की सॉइल और है, दूसरी जगह की सॉइल और है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, पेडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें या तो कोई चीज ऐड हो रही है, या रिमूव हो रही है, या ट्रांसफर हो रही है, या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद इन द सॉइल। प्रोफाइल क्या है, द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हम उसको हम सॉइल प्रोफाइल का, वो जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं सॉइल प्रोफाइल का। तो जो इसकी इंटेंसिटी है, इसका रेट है, इसकी किस्म है पेडोजेनिक प्रोसेसेस की, वो कंट्रोल की जाती है फाइव सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स। पांच तरह के फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, जिनमें पहला जो है वो है पेरेंट मटेरियल, दूसरा जो है वो है क्लाइमेट, तीसरा जो है ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ेंगे, पेरेंट मटेरियल के, लेकिन फाइव सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स हैं, ये आपने जेन में रखना है। कौन कौन सा, पेरेंट मटेरियल, उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स, टोपोग्राफी एंड टाइम, जो क्या करते हैं, सॉइल बॉडीज को फॉर्म करते हैं। सॉइल बॉडीज जो है ना, इनसे इन फैक्टर से मिलकर बनी होती है, या ये फैक्टर जो है ये सॉइल की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आगे करें जी, आगे भी बस इसमें से ये था। तो यहां से हमने देखा कि जो सॉइल है ये ट्रांसपोर्ट होती है विंड, वाटर और ग्लेशियर्स के जरिए। तीन तरह के प्रोसेस वेदरिंग वाले होते हैं, एक होती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इसमें जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर चेंज होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से
दूसरी जगह से विंड के जरिए, वाटर के जरिए या ग्लेशियर्स के जरिए। और पेट्रोजेनिक प्रोसेसेस हैं, वो क्या करते हैं, उसमें या तो कोई चीज ऐड करते हैं या उसमें से रिमूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं उसी को, मतलब उसमें चेंजेस लेके आते हैं सॉइल प्रोफाइल के। और 5 सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बाद टोपोग्राफी है एंड टाइम है, जो सॉइल फार्मिंग फिर फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे जो है यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू जेन में रखने वाला है कि जो अर्थ की, जो सॉइल की, जो अर्थ वाज फार्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इट इज एस्टिमेटेड दैट द अर्थ वाज फार्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये एक चीज अंडरलाइन करने वाली है। ये जो पहला ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ही है कि फोर अर्थ की जो है लाइफ वो कितनी है, 4.5 ईयर्स एगो है। ठीक है, कि ये हुई थी 4.5 पहले जो है ना इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें यह है, तीन चीजें हैं। एक तो अर्थ की जो है वो, जो बायर वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। जो बायर वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। जो साइल का बायर वाला, जो अर्थ का बायर वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। उसके अंदर क्या होता है, इनर शेल होता है। इनर शेल जो है उसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो 3,000 किलोमीटर तक होती है। इनर शेल की जो थिकनेस है वो 3,000 किलोमीटर तक होती है और इसकी जो ग्रेविटी है वो 8 ग्राम तक होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनर शेल का जो टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें जो मेजर कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं वो मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और आयरन। तो उसके बाद जो है, जो ये 36 किलोमीटर जो है, 3600 किलोमीटर जो है ना इसकी इनर शेल विद द फर्स्ट जो है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल वेरी हॉट। द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल मोल्टन कोर, द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल मोल्टन कोर, थोड़ा सा ऊपर करें जरा, यहां से द इंटीरियर, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज स्टिल वेरी हॉट। जो टेम्परेचर है आपको पता है, जो सॉइल है ये अंदर, इसके अंदर जो जमीन है इसके अंदर एक लावा है। जो जब जो बाहर आता है, जो अंदर मैग्मा है वो जब बाहर आता है तो उसको हम लावे का देते हैं, जिसकी वजह से ये जो सार फॉर्मेशन होती है उसमें रॉक्स बनती हैं। रॉक्स वो 3 टाइप्स के हैं, इग्नेस भी हो सकती हैं, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल वेरी, ये देखें जरा, द इंटीरियर, आपको पता चल गया? द इंटीरियर ऑफ द Earth is very hot. The temperature of the central molten core, metal core, is much as 8,000 डिग्री सेल्सियस। द कोर हैज ए रेडियस, अब कोर का रेडियस जो है वो 3600 किलोमीटर है और उसकी जो ग्रेविटी है वो 10 ग्राम है। इट इज कंपोज ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट इज नियर द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। तो आपको समझ लगी है कि दो, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसके बारे में बता रहा है। जो सबसे अंदर वाला जमीन का पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं कोर का। जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं कोर का। उसकी जो थिकनेस है या उसका रेडियस है वो 3600 किलोमीटर है और उसका जो टेम्परेचर है वो 8,000 डिग्री सेल्सियस है और उसकी जो ग्रेविटी है वो 10 ग्राम है और उसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो आयरन और निकल है। ये तीन चार चीजें आपने कोर के लिहाज से याद रखनी है। अब उसके बाद नीचे आते हैं हम, द मोल्टन कोर इज द इनर शेल सराउंडिंग द कोर। के बाहर क्या है, इनर शेल। कोर के बाहर जो है वो है इनर शेल विद टेम्परेचर ऑफ 2200 डिग्री सेल्सियस और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें जो कंपाउंड जो पाए जाते हैं वो मैग्नीशियम और आयरन है और इसमें इसकी जो थिकनेस है वो 3000 किलोमीटर तक है और इसकी जो ग्रेविटी है वो 8 ग्राम है और जो कम होती होती ऐसा ऐसा 3 ग्राम तक चली जाती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा तारफ कराया गया है। क्रस्ट थोड़ा सा ऊपर, द आउटर मोस्ट पोर्शन, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का। द आउटर मोस्ट अर्थ पोर्शन को हम नाम देते हैं क्रस्ट का। कंसिस्ट ऑफ बोथ रॉक्स एंड वेदर मिनरल्स और इसकी जो थिकनेस है वो 10 से 15 किलोमीटर होती है। 10 से 15 किलोमीटर ये ऊपर लिखा हुआ है। इट इज जनरली बिलीव टू एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ 10 to 15 किलोमीटर और मोर और द आउटर मोस्ट सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट।
उसमें जो सॉइल, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं सॉइल का। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, ये जो चीजें आपने याद करने वाली हैं वो ये हैं कि जो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ अर्थ के अंदर, 9 एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। जो फर्स्ट है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और टाइटेनियम है। ये अर्थ क्रस्ट का 99% हिस्सा जो है ना वो बनाते हैं। अर्थ क्रस्ट का 99% जो हिस्सा है वो इन 9 एलिमेंट से बना होता है। और जो रिमेनिंग 1% है उसमें हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, बेरियम है, फ्लोरीन है और स्ट्रॉन्शियम है। ये 1% बनाते हैं। और जो अर्थ क्रस्ट है, अब आगे वाला पैराग्राफ करें इस टेबल के नीचे, इस टेबल के नीचे करें, ये वाला मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 1% जो है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, बेरियम है, फ्लोरीन है एंड स्ट्रॉन्शियम है, whose individual contribution is 0.1% और लेस है। उसके बाद आगे देखें कि ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन टुगेदर कंप्राइज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द क्रस्ट। मतलब अगर इनमें से भी देखा जाए तो ऑक्सीजन और जो सिलिकॉन है, जो 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें ऑक्सीजन और जो सिलिकॉन है इसका जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 75% है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सा है? सिलिकॉन है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होता है। और वानियम बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए, अगर किसी की अबंडेंस, जो चीज सबसे ज्यादा मौजूद होती है वो ऑक्सीजन, क्योंकि पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर और पोर्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, इस वजह से ये क्या होती है, 94% जो है ऑन वॉल्यूम बेसिस जो है इसकी मिकदार ऑक्सीजन की। नीचे आ जाए जी। ये तो थोड़ा बहुत अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में था, अर्थ के अंदर कौन कौन से जो क्रस्ट है उसमें कौन कौन से चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो अब मेन टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, जिसको हम नाम देते हैं रॉक्स का। तो रॉक्स जो हैं इनसे सॉइल बनती है। पहले क्या होता है, मोल्टन, जो जमीन के अंदर वो जो मैग्मा होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो क्या करता है, जब फट के बाहर आता है तो वो क्या करता है, लावा बन के वो जो है ना जमता है। ठीक है, जिसकी वजह से रॉक्स बनती हैं। जब वो बाहर आता है तो उसको हम नाम वो उससे जो है वो रॉक्स बनती हैं। तो रॉक्स क्या है? ग्रुप ऑफ मिनरल्स है या एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स है, उसको हम नाम देते हैं रॉक्स का। रॉक्स क्या है? ग्रुप ऑफ मिनरल्स है या एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन क्या मतलब है? मुख्तलिफ मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो रॉक्स फॉर्मेशन होती है। तो रॉक्स विच कैन बी डिफाइंड एज natural aggregate of one or more minerals to form an applicable part of the solid portion of the earth, उसको हम नाम देते हैं रॉक। तो 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। पहली जो है वो इग्नियस है, उसके बाद सेडिमेंट्री है और जो थर्ड वन है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली क्या है, जब वो चीजें बाहर निकलती हैं तो उससे जो रॉक फॉर्म होती है, जब लावा फटता है बाहर वो आता है तो उससे जो रॉक्स बनती है उसको हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक्स का। जब वो हॉट जो मैग्मा है वो फट के जमता है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उसको हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक्स। Igneous rocks which have solidified form are molten rock or magma, उसको metamorphic which has been changed by high temperature। अब sedimentary क्या होता है? Sedimentary rocks formed either by deposition and induration। अब जब मैग्मा बाहर आ गया तो उससे जो रॉक्स बनेंगे उसको हम नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक्स का। तो इग्नियस रॉक्स में जब किसी चीज की डेपोजिशन होती है, जब उनकी डेपोजिशन होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, मुख्तलिफ मिनरल्स की डेपोजिशन होती रहती है, तो उससे जो रॉक्स बनती है उसको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का। और इग्नियस और सेडिमेंट्री में जब कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है थ्रू हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से, तो उसकी मदद से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो ये हैं कि पहली तो जो है अकॉर्डिंग टू द
The rocks of the crust are classified into three types according to their origin. Igneous rocks, which have been solidified from the molten rock or magma. तो जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाएगा फॉरन से, उसकी मदद से जो इनिशियल रॉक्स बनेंगे उसको हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक्स का. मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट हैव बीन चेंज जनरली बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द क्रस्ट. जब क्रस्ट के अंदर वो उनके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज जैसे मैंने आपको बताया है, तो उससे जो रॉक्स बनती है उनको हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का. एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द क्रस्ट बाय डेपोजिशन एंड इंड्यूरेशन. जब उनकी डेपोजिशन होगी और उनकी इंड्यूरेशन होगी तो उसकी मदद से जो रॉक्स बनेंगी उनको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स होता है. इनको इनमें लेयरिंग जो होती है ना, लेयर्स बनी होती हैं डिफरेंट. अगर आप कलर कार से गुजरे तो लेयर्स बनी होंगी, उनको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का, क्योंकि इनके ऊपर कंपैक्शन होती रहती है, एक के बाद दूसरा मिनरल जो है ना वो डिपॉजिट. ठीक है, इनमें डेपोजिशन होती रहती है और इनके लेयर्स बनती रहती हैं, जिसकी वजह से जो रॉक्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का. द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट इज इग्नियस जो है वो कितनी है 64.7%, मेटामॉर्फिक जो है 27.4% है, एंड सेडिमेंट्री जो है वो 7.9% है. However, of the rocks exposed to wetting at the surface, 70% और metamorphics. तो जनरली जो है, ठीक है, तो जनरली जो आमतौर पर हमारे पास जो रॉक्स पाई जाते हैं वो ज्यादातर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स. तो हम बिला ताखीर जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक्स पे ऊपर चलते हैं, इग्नियस रॉक्स. अब थोड़ा सा जो चीजें हमने मैं आपको बताता जाऊंगा, सिर्फ आपने वही हमने उन्हीं उसी के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, जो चीजें मैं आपको बताना, बाकी आपने चीजों को हाथ भी नहीं लगाना, जरूरत भी नहीं है उनको रीड आउट करने की. जो मैंने हाईलाइट किए हुए जस्ट आपने वो पढ़नी है. तो पहला जो है इग्नियस रॉक्स में अगर देखा जाए, इग्नियस रॉक्स आर फाउंड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. तो मैग्मा जब क्या करता है, सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर आके, तो उससे जो रॉक्स बनती है उनको हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक्स का. तो नीचे जाएं, इफ कूलिंग टेक प्लेस, इफ कूलिंग टेक प्लेस, ये देखें, इफ कूलिंग टेक प्लेस स्लोली डीप बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, कोर्स ग्रेन्ड इंट्रूसिव और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड. वो कहता है कि अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही इनकी कूलिंग हो जाती है, इस जो मैग्मा है इसकी, तो बड़े बड़े साइज की जो रॉक्स बनती हैं उनको हम नाम देते हैं इंट्रूसिव और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स. कि अगर वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्या होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो उनकी वो ठंडे हो जाते हैं, उनकी कूलिंग हो जाती है, तो उस रॉक्स से जो बनती हैं उनको हम नाम देते हैं इंट्रूसिव और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स. तो जब जो मैग्मा है वो बाहर सरफेस के ऊपर ठंडा होता है, और वो बहुत तेजी से, क्योंकि बाहर वाला टेम्परेचर जो है अंदर वाले टेम्परेचर से बहुत कम होता है, तो वो फौरन से ठंडा हो जाता है, और उस वजह से छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक रॉक्स बनती हैं, जिनको हम नाम देते हैं, और वो बड़े साइज की होती हैं. रॉक्स फार्म्ड एक्सटीरियर टू द क्रस्ट आर टर्म्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. के जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर होके बनती हैं वो फौरन से ठंडी हो जाती हैं, और वो छोटे साइज की होती हैं, स्मॉल स्मॉल होती हैं, उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो नीचे अब मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रॉक्स विच कंटेन डार्क कलर फेरोमैंगनीज कंपाउंड्स. रॉक्स दैट कंटेन डार्क कलर फेरोमैंगनीज कंपाउंड्स मिनरल, जिनमें एम्फीबियोल्स हैं, ये उनकी टाइप्स हैं, ये बस आपने एक दफा देख लेनी है. प्रोक्सीन्स हैं, बायोटाइट है, ओलिवाइन है, नाम देते हैं बेसिक और मैफिक रॉक्स, कि जिनमें फेरोमैंगनीज कंपाउंड्स होंगे. फेरोमैंगनीज कंपाउंड, मैंगनीज और आयरन के कंपाउंड जिनके अंदर होंगे उनको हम नाम देते हैं बेसिक एंड मैफिक रॉक्स. रॉक्स कंटेनिंग abundant quartz and feldspar are light colored and termed as felsic or acidic rocks. तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जिनके अंदर क्वार्ट्स, SiO2 या फील्डस्पार, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये होता है, वो हल्के कलर की होती हैं, और उनको हम नाम देते हैं फेल्सिक और एसिडिक रॉक्स. फेल्सिक और एसिडिक रॉक्स.
उसके बाद इग्नेस की फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक एमसीक्यूज टाइप है। ए फॉर्मेशन इज अ रॉक मैस। फॉर्मेशन क्या होती है किसी भी इग्नेस रॉक्स की? is a rock mass that can be described and mapped as a unit consisting of one or more rock type that are considered together for a geological reason। तो फॉर्मेशन क्या है कि डिफरेंट टाइप की रॉक जो है वो इकट्ठी मौजूद है जिनके ऊपर सेम टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है? फॉर्मेशन है। A formation is a rock mass that can be described and mapped as a unit। हम उनको अब उसमें दो तीन टाइप्स की रॉक्स हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके ऊपर सेम टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसी तरह हम उनको एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं और उसको हम नाम देते हैं फॉर्मेशन का। उसके बाद नीचे आए पायरोक्लास्टिक रॉक्स नीचे आ जाए, वॉल्केनो से नीचे ये है। Pyroclastic rocks include all deposits of the fragments thrown out by volcanoes। कि जो डिपॉजिट्स वोल्केनो से बाहर आए हैं उनको हम नाम देते हैं पायरोक्लास्टिक रॉक्स। इंक्लूड ऑल डिपॉजिट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स थ्रोन आउट बाय वोल्केनोज, इसको हम नाम देते हैं पायरोक्लास्टिक रॉक्स का। आगे चलें जी, अब ये हो गया है तकरीबन, और कोई चीज याद करने वाली नहीं है। पायरोक्लास्टिक ये जो इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो टॉपिक मैंने आपको, उसके बाद जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहली वाली लाइन में जाए। सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रॉक। कि इग्नियस रॉक्स के ऊपर उनकी डेपोजिशन होती है आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, वो पानी के जरिए या तो आगे वाली चले जाए, या वेव्स के जरिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, या टाइडल करंट्स के जरिए, या विंड के जरिए, या आइस के जरिए। तो जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ा सा केमिकल चेंज आता है, जिसको उस नतीजे में जो रॉक्स बनती है वो हमारे पास क्या बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो लेयरिंग जो है इनमें डिफरेंट तरह के स्ट्रेटाज बनते हैं, इस वजह से हम इनको नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो बिकॉज ऑफ द इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर द रॉक इज सेड टू बी स्ट्रेटिफाइड। तो सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। आगे चलें जी। आगे इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक है क्लास्टिक्स। क्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। क्लास्टिक्स जो है ये इनकी वो पार्टिकल्स हैं, उन ये क्लास्टिक जो मेटामॉर्फ, ये जो क्लास्टिक्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स की एक टाइप है। वो पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं जिनकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग के जरिए जिनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, ये वो पार्टिकल्स हैं, उनको हम नाम देते हैं क्लास्टिक्स का। नॉन क्लास्टिक्स आर फाउंड बाय द केमिकल और ऑर्गेनिक प्रोसेस। वो क्या होते हैं? उनके ऊपर फिजिकल प्रोसेस होता है वेदरिंग का, तो उससे जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं क्लास्टिक का। और जिनके ऊपर ऑर्गेनिक या केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे जो पार्टिकल्स बनते हैं उसको हम नाम देते हैं नॉन क्लास्टिक्स का। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है एवेपोरेट्स की। मेटामॉर्फिक रॉक से ऊपर आए ना, मेटामॉर्फिक रॉक से ऊपर ये है, नीचे ये है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक से आगे क्लास्टिक्स वाला देखिए ना जरा, ये मेरे ख्याल में पेज मिस हो गया। क्लास्टिक्स वाला होगा। थ्री मिस हो गया है, ये पेज जो है ना वो 30 इसमें मिसिंग है। चलिए चले नोट्स जो चले अपडेट चले करेंगे मैं उस पे जो है ना वो लिख देंगे, ये अपडेट कर लेंगे नोट्स। चलिए ठीक, ये मैं अपडेट कर लूंगा। ठीक है। तो एवेपोरेट्स जो तीसरी कैटेगरी है वो है एवेपोरेट्स की। एवेपोरेट्स आर सॉल्ट्स दैट हैव बीन प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम वाटर ऑफ शैलो डेजर्ट। अब एवेपोरेट क्या होता है कि जब पानी में से पानी में क्योंकि मुख्तलिफ तरह के नमकियात होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो जब पानी जो है हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? बुखारात में चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग जो चीजें बनती हैं उसके नमक वगैरह या कोई उस तरह के दूसरे सॉल्ट्स जो बाकी रह जाते हैं उनको हम नाम देते हैं evaporates। Evaporates are salts that have been precipitated from waters of shallow desert
लेक्स आर कंस्ट्रिक्टेड बेस ऑफ द ओशन, मतलब ओशन में से, लेक्स में से या शैलो वाटर में से जब वाटर रिमूव हो जाता है और जो पीछे साल्ट्स बचते हैं उनको हम नाम देते हैं एवेपोरेट्स का। दे आर कॉल्ड एनहाइड्राइट। अगर उनमें से पानी रिमूव हो जाए तो उनको हम नाम देते हैं एनहाइड्राइट का। जैसे एनहाइड्राइट के एग्जांपल क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। जिप्सम क्या है? जिप्सम CaSO4.2H2O। तो जिप्सम हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है, क्योंकि इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं CaSO4.2H2O। तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और जो तीसरा है वो है रॉक साल्ट और हैलाइट। ये याद रखने वाली चीज है। रॉक साल्ट का दूसरा नाम क्या है? हैलाइट। और हैलाइट का क्या फार्मूला है? NaCl। जो आम नमक होता है उसको हम नाम देते हैं हैलाइट का। ये अक्सर पूछा जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। जो तीसरी कैटेगरी है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर फिजिकल और उसका अंदर केमिकल चेंज आता है थ्रू हाई टेम्परेचर और प्रेशर, उसको हम नाम देते हैं एग्जिस्टिंग रॉक्स के ऊपर। जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट करता है तो उसकी वजह से जो हार्ड रॉक्स बनती हैं उनको हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का। हार्ड रॉक्स जो बनती हैं उनको हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आर यूजुअली हार्डर are more compact than their original types except when the latter are igneous rocks। तो igneous rocks जो होते हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो जब हाई टेम्परेचर सेडिमेंट्री और igneous रॉक्स के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर एक्ट करता है तो उससे जो रॉक्स बनती है उनको हम नाम देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का। और ये कंपैक्ट होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है। तो आगे जो है इसमें से कोई करने वाला नहीं है। इग्नियस रॉक्स की आगे जो नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स के तौर पे आपने याद रखनी है कि इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट है, ग्रेनोडायोराइट है, डायोराइट है, बसाल्ट है, एंडीसाइट है। नीचे टेबल के अंदर, नीचे बिल्कुल इसके, ये जो चीजें हैं ये याद करने वाली हैं कि ये ग्रेनाइट, उसके बाद गैब्रो है, सैनिटिक बसाल्ट है, एम्फीबोलाइट है और नोराइट है। ये उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की जो एग्जांपल है, जो जिप्सम है, वो डोलोमाइट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये अक्सर पूछा जाता है। मेरे से जो एओ के इंटरव्यू में पूछा गया था उस उन्होंने ये पूछा था कि जो है आपके पास मार्बल है, ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है? तो ये क्या, मैंने सही जवाब दिया था कि ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आगे जो है, मैं मार्बल क्योंकि बहुत हार्ड होता है इस वजह से आपने ये याद रखना है कि ये मेटामॉर्फिक के रॉक्स के अंदर आता है। उसके बाद जेनेसिस है, मार्बल है, पाइलाइट है, और इसके बाद है सरपेंटिनाइट। तो ये सारी के सारी जो कैटेगरीज हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है और ये सबसे हार्ड होती हैं। However, the main soil farming rocks in Pakistan are limestone, calcareous shales and sandstones, granite and calcareous slates। ये आगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद क्या है? मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? एक तो ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, और इनकी जब रेगुलर अरेंजमेंट बन जाती है, ये क्रिस्टलाइन शक्ल में आ जाते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं मिनरल्स का। तो मिनरल्स क्या है? थोड़ा सा ब्रेक ना लेने इनसे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लें। जी जी, मेरे ख्याल में ये ही तो हमारा मकसद है यहाँ पर, क्योंकि ये तो खुद ही पढ़ लेंगे, ये बच्चे माशाल्लाह एमफिल के हैं। जी। तो क्वेश्चन आंसर सेशन करके थोड़ा बहुत इनका मतलब डाइवर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है केमिकल जो प्रॉपर्टीज है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग होता है। फिजिकल फिर भी थोड़ा बहुत बंदा जो है ना इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन ये जिसमें ये रॉक्स, मिनरल्स और ये मिनोलॉजी है ना, ये थोड़ी सी टफ होती है। और इसमें ना मेरे ख्याल में सबसे जो अहम चीज़ है ना, डिस्कशन तो ऑब्वियसली डिस्कशन करेंगे तो ही यहाँ पर ये मकसद पूरा होगा इस सेशन का। और जी। इससे बढ़ के, जैसे फॉर एग्जांपल ये आज हम पढ़ रहे हैं, तो एक दिन पहले इनको जो है ना ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे ऐप पर, और ऐप पर जाके जो है ना वो अपने नोट्स वगैरह पढ़ें और ये पढ़ के फिर क्लास में है। और दूसरा ये कि आपको पता है कि 1000 MCQs हम जो है ना वो उसे एक एक्सेल की फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, मतलब जिसमें आपको बड़े बेहतरीन किस्म के टॉपिक वाइज जो है ना मिलेंगे। ना सिर्फ बल्कि आपको वो टॉपिक वाइज मिलेंगे, बल्कि उसके क्विजेस भी मिलेंगे। वो टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगे, ठीक है सबको। तो आप जो है ना ये करें कि ये पढ़ने के बाद आप अपना वो 1000 MCQs को भी देखें साथ में।
इससे क्या होगा, इससे जो है ना वो आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, मकसद पूरा होगा। कैसे, क्या ख्याल है सर? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब इसमें ये है कि अब मैंने आप जो देखे हैं ना एप्लीकेंट्स, 523 एप्लीकेंट्स हैं 26 सीट्स के अगेंस्ट ना। तो इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स नहीं हैं। हर बंदा जो है ना वो एक लेवल के ऊपर तैयारी नहीं कर सकता। तो अगर ये लोग थोड़े से जो है ना इंटरेस्टेड हो के इस चीज को लेके चले ना, तो इजीली जो है ना ये टेस्ट पास हो सकता है।